बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इमरान खान की एक और दाल गलने से इनकार कर गई है और गलने के बजाय सड़ गई है और उसकी बदबू ने खुद पीटीआई को परेशान कर दिया है। इसको कहते हैं गुनाह बेलज़्ज़त, और गुनाह भी कौन सा, गुनाह कबीरा। और फिर बैरिस्टर गौहर जान को लाहत मार कर पीटीआई की क़यादत से जो बाहर किया गया है, उसकी असल वजह क्या है, ये एक दिलचस्प मामला है। और फिर यह है कि मरियम नवाज़ साहबा आज वज़ीर आला मुंतखब हो जाएंगी। पाकिस्तान की तारीख़ में एक मुनफरद वाक़या होगा और मुस्लिम लीग के कारकुनों ने उनके लिए खातून आहिन यानी आयरन लेडी के नारे लगाए हैं। क्या मरियम नवाज़ आयरन लेडी खातून आहन होने के, मर्द आहन तो खैर नहीं कह सकते, लेकिन वो चीज़ एक ही है। किसी हुक्मरान के लिए मर्द आहन या खातून आहन का खिताब जस्टिफाई करता है जिस तरह की हुक्मरान मरियम नवाज़ साहबा होंगी, तो इस पर बात करेंगे। और फिर इमरान रियाज की गिरफ़्तारी पर भी दो चार बातें कि असल किस्सा क्या है और मामला अब ये किस तरफ को जा सकता है। तो नाज़रीन, सरफ़हरिस्त इमरान खान ने वो ख़त IMF को लिख दिया जिसमें वाज़ेह अल्फाज में IMF से मुतालबा किया गया है कि पाकिस्तान के साथ कर्ज़े का कोई मुआहदा ना किया जाए, कोई पैकेज ना दिया जाए, यानी दूसरे लफ्ज़ों में पाकिस्तान को कर्ज़ा देने से इनकार करके इसको दिवालिया होने दिया जाए। और ये इस तरह इमरान खान ने अपनी एक गद्दारी पर मोहर लगा दी और पूरी PTI को भी फंसवा दिया। और हम तो शुरू से ही जानते हैं कि ये पाकिस्तान का कभी वफादार नहीं रहा और इसने अपने पार्टी कारकुनों को ये बार बार कहा है और उन कारकुनों ने बार बार माइक पर आकर ये बात की है कि अगर इमरान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। और ये इमरान खान के दिल की आवाज़ ख़ुद इमरान खान के मुंह से भी निकलती रही है कि मेरी हुकूमत ख़त्म करने से बेहतर था कि पाकिस्तान पर एटम बम फेंक दिया जाता, और अगर मेरी हुकूमत ख़त्म करनी थी तो फिर पाकिस्तान को बनना ही नहीं चाहिए था। तो ये इससे बढ़कर गद्दारी की और क्या दलील हो सकती है। क्या आप दुनिया के किसी भी लीडर ने इक़्तिदार से महरूमी के बाद, चाहे उसकी इक़्तिदार से माजूली जायज़ हो चाहे नाजायज़ हो, दोनों सूरतों में किसी हुक्मरान ने आज तक ये कहा कि अगर मैं नहीं तो पाकिस्तान नहीं। नवाज़ शरीफ साहब को इक़्तिदार से महरूम किया, 3 मरतबा किया गया। बेनज़ीर भुट्टो को 2 मरतबा किया गया। भुट्टो को फांसी दी गई और भुट्टो ने किताब भी लिखी कि मुझे अगर फांसी दी गई, मुझे कत्ल किया गया तो पाकिस्तान में बड़ा बहरान आएगा। लेकिन ये भुट्टो ने नहीं लिखा कि पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा, ये नहीं लिखा, कभी भी नहीं लिखा। तो इमरान खान ने ये कर दिया और वो ख़त लिख दिया। और इसके बाद हुआ क्या, दाल कैसे सड़ गई और बदबू छोड़ गई, वो इस तरह कि IMF ने इस ख़त को दरखौर इतना जाना ही नहीं। और जब ये ख़त लिखने की बातें की जा रही थी और ये सारी ख़बरें बाहर आ गई थी तो IMF की तरफ से ये बयान आया कि हम पाकिस्तान की अगली मुंतखब हुकूमत के साथ काम करने के मुंतज़र हैं और मामलात और मुज़ाकरात करने के इंतज़ार में हैं। मतलब ये है, ये सिफारती ज़बान होती है, इसका मतलब सीधा साधा ये होता है कि बात डन हो गई है और रस्मी कार्रवाई। और जैसे कि मैंने कल भी अर्ज़ किया था कि IMF का कर्ज़ा किसी अपोजिशन के एहतजाज का मरहून मिन्नत नहीं होता, उसकी रज़ामंदी का मरहून मिन्नत नहीं होता, बल्कि उसको ये देखना होता है कि क्या मुल्क में सियासी इस्तेहकाम है कि ये हमारे कर्ज़े वापस लौटा सकेंगे। तो वो पाकिस्तान में इस वक्त सियासी इस्तेहकाम है। पाकिस्तान के 2 बड़े सूबे पंजाब और पख्तूनख्वा, इन दोनों सूबों में कोई इस तरह का एजिटेशन नहीं है जिसे सियासी अदम इस्तेहकाम से ताबीर किया जा सके। सिंध में एक महदूद एहतजाज है, बहुत ही महदूद, वो जस्टिफाई भी करता है लेकिन वो है बहुत महदूद। और बलूचिस्तान में अलबत्ता एहतजाज का दायरा वसी है। वो हुकूमत को ज़ाहिर है देखना पड़ेगा, जो भी इलेक्शन के ज़िम्मेदार इदारे, इनको देखना चाहिए कि बलूचिस्तान और सिंध में जहाँ जहाँ धांधली हुई है, और वो को बहुत ज़्यादा को 20, 25, 30 सीटों का मसला नहीं है, चंद सीटों का मसला है। 3-4 सिंध से कौमी असम्बली की सीटें हैं और इतनी बलूचिस्तान की सीटें हैं। असल धांधली तो पख्तूनख्वा में हुई है जिसके बारे में ख़बरें आ रही है कि तहकीकात का फ़ैसला हुआ है, लेकिन अभी तक कोई ठोस पेशरफ्त अंदर ही अंदर हुई हो तो और बात है, बाहर कोई ख़बर इस हवाले से नहीं आई। असल जो है तहकीकात करने का और असल जो है मदावा करने का काम जो है वो पख्तूनख्वा में है। सबसे ज़्यादा वहाँ धांधली हुई है। 36 सीटों पर हेरा फेरी हुई है। उनमें से कुछ पर तो वाकई PTI जीती, लेकिन उसने अपनी लीड बढ़ाने के लिए धांधली की, और काफ़ी सारी ऐसी है जहाँ वो हारी।
अक्सरियत की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन अच्छी खासी तादाद है 36 में से जिन पर वाक़तन धांधली करके नताइज बदल दी गए। और इसी तरह सूबाई असम्बली में भी बहुत बड़े पैमाने पर धांधली हुई। ये बात जो है वो किसी को हज़म नहीं हो सकती कि 90 में से 80 सीटें या 81 सीटें एक पार्टी ले जाए किसी असम्बली के इलेक्शन में। तो अब इमरान खान की ये जो दाल नहीं गली है और ये सड़ कर बदबू छोड़ गई है, तो उसका मतलब ये है कि पीटीआई ख़ुद परेशान है कि ये इमरान खान ने क्या कर दिया, और हकीकत में वो डिफेंसिव पोजीशन पर चली गई है। उसके पास अब इन बातों का जवाब नहीं है कि इमरान खान ने ये क्यों ख़त लिखा। हर जगह तनकीद हो रही है, अवामी सतह पर तनकीद हो रही है। और अगर पीटीआई ये समझती है कि इंतखाबात में धांधली के हवाले से उसने जो गुल मचाया था और शोर मचाया था, तो उससे पब्लिक में उसके लिए फेवर पैदा हुई है, तो वो इस ख़त ने उसको मलिया मेट करके रख दिया है। और इसके साथ ही आपने ये खबर भी सुन ली कि गौहर जान को, जो पार्टी की चेयरमैन है, उनको माजूल कर दिया गया है अमलन, और उनकी जगह अब नए इलेक्शन में उम्मीदवार होंगे अली जफ़र साहब और सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब खान साहब। आप देखिए कि ये कैसी जोड़ी है, यानी ये अयूब खानी कब्ज़ा, इसको आप कब्ज़े का नाम इसको आप दे सकते हैं। उमर अयूब गद्दार आज़म, पाकिस्तान के सबसे बड़े पहले और बड़े गद्दार अयूब खान का पोता, और ये अली ज़फ़र उस गद्दार के दस्ते रास्त वज़ीर कानून अयूब खान के SM ज़फ़र का बेटा। SM ज़फ़र वो आदमी जिसने पाकिस्तान में हमेशा आइन, जमहूरियत और पार्लियामेंट के ख़िलाफ़ साजिशों में किरदार अदा किया। वो ज़िया-उल हक़ का भी साथी था, वो मुशर्रफ का भी साथी था, और वो याहिया खान का भी साथी था, और अयूब खान का तो वो वज़ीर कानून रहा है। पूरी उम्र उसने पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने के मिशन में सर्फ कर दी। गोया कि अयूब खान की ज़ुर्रियात अब पीटीआई पर काबज़ हो गई है इमरान खान के जेल में जाने के बाद। और इमरान खान ख़ुद कहता है कि मैं अयूब खान का नबीरा हूँ। अयूब खान के सुनहरी दौर को वो 50,000 मरतबा दोहरा चुका है कि वो दौर बड़ा अच्छा था, वो दौर लाना चाहता हूँ। तो खैर, ये तो इनको मुबारक हो अयूब खानी। अब तारीख़ का पहिया पलटा नहीं जा सकता, अयूब खानी दौर वापस नहीं आ सकता। लेकिन ये जो गौहर खान को जो निकाला गया पार्टी से, उसके बारे में वो जो पार्टी का एक इंसान नमा गुंडा है, अली शेर मरबत अफजल क्या नाम है उसका, उसने कहा है कि ये गौहर अली शरीफ आदमी था, लेकिन ये नालायक था और निकम्मा था, नाअहल था। ये उसके अल्फाज है कि नाअहल था, वो पार्टी को काम नहीं चला सका। लेकिन इसका पहले फ़िक्रे पर गौर कीजिए कि शरीफ आदमी था। इसका मतलब ये है कि शेर मरबत अफजल जो है वो ये ऐलान कर रहा है कि पीटीआई में शरीफ आदमी के लिए जगह नहीं है। और वैसे शरीफ आदमी के लिए जगह है ही कहाँ। जिस आदमी में एक राई के दाने के बराबर भी शराफत हो, वो पीटीआई में जाने का सोच भी नहीं सकता। जिस आदमी के दिल में एक रमक के बराबर भी हुब्बुल वतनी का जज्बा हो, वो पीटीआई में जा ही नहीं सकता, वो पीटीआई में रह ही नहीं सकता। और जिसके दिल में एक शम्मा भर भी ईमान की रमक हो, वो किस तरह ऐसी पार्टी में रह सकता है, ये जा सकता है जिसका सरबराह या जिसका बानी वो ये कहे कि मेरा दर्जा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर का दर्जा है। ऐसे आदमी की पार्टी में कोई आदमी जा सकता है जिसके दिल में ज़रा बराबर भी ईमान मौजूद हो? तो ये फतवा नहीं दे रहा मैं, लेकिन आप ख़ुद गौर कर लीजिए कि एक आदमी पाकिस्तान में उठकर दावा करता है कि वो रसूल अकरम के बराबर है, और फिर कब्र में सबसे पहले सवाल उसी के बारे में पूछा जाएगा कि इमरान खान का साथ दिया था कि नहीं दिया था, और ये कि वो सदी का पैगंबर है। इस तरह की बातें करे। कोई मुसलमान उस पार्टी में जाने का सोच सकता है? अगर वो सोच सकता है तो ठीक है, बेहतर है कि वो इमरान खान पर ईमान लाने से पहले मिर्ज़ा ग़ुलाम मोहम्मद कादियानी पर ईमान ले आए, क्योंकि नबूवत का दावा उसने इमरान खान से 1 सदी पहले किया था। उसके बाद फिर वो इमरान खान पर ईमान लाए, ताकि वो एक तसलसल तो चले ना, बीच में गैप नहीं आना चाहिए। तो गौहर जान को जो निकाला गया है उसकी वजह क्या थी? जब IMF को ख़त लिखने का फ़ैसला इमरान खान ने किया और वकीलों से मुलाकात के दौरान उसने ये ख़त लिखने की हिदायत की, तो गौहर जान ने सिर्फ इस तरह का मशवरा दिया था कि आप ख़त में कर्ज़ा रोकने का मुतालबा न करें, बल्कि इस तरह की बात लिखें कि IMF अपना असर व रसूख इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान में ये काम करे या मुदाखलत करे या जो भी करे, लेकिन कर्ज़ा रोकने के जो अल्फाज हैं वो आप इसमें न डालें। तो इमरान खान ने ये बात सुन ली और उस फौरी तौर पर रिएक्शन नहीं दिया। इसकी वजह यह है कि अगर उसने फौरी तौर पर रिएक्शन दिया होता तो गौहर जान बाहर आकर वो बातें ना करता जो उसने की।
उसने क्या बातें की? उसने ये बात की कि पीटीआई ऐसे किसी अमल में हिस्सा नहीं लेना चाहती, ऐसा कोई काम नहीं करना चाहती जिससे पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुँचे। हम बल्कि मईशत की बेहतरी के लिए हुकूमत के साथ तावन करने के लिए तैयार हैं। ये फ़िक्रा आप दोबारा सुन लीजिए, नेट पर मौजूद है। तो ये फ़िक्रा जो था वो इमरान खान से हज़म नहीं हुआ और वो रातों रात शरीफ आदमी करार देकर पार्टी की क़यादत से निकाल दिया गया। अब ये गौहर जान की हिम्मत है कि वो बदस्तूर पीटीआई में शामिल रहता है या नहीं रहता। अभी तक तो उसका ऐसा कोई इशारा नहीं है कि वो पार्टी छोड़ देगा, बल्कि वो तो अली ज़फ़र के साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता रहा, यानी कि उसको इस बेइज्जती से इस तरह धुतकारे जाने पर भी कोई अफसोस या शर्मिंदगी या गुस्सा नहीं है। तो चलिए, अच्छी बात है। एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, किसी में थोड़ी बहुत अगर हुब्बुल वतनी का जज्बा बाकी है। अब पता नहीं इसने ये बात हुब्बुल वतनी के जज्बे से की या पार्टी के मफाद में की कि पार्टी पर बहुत लान तान होगी, अवामी गमूसे का शिकार होगी, गालियाँ पड़ेंगी, लोग मजम्मत करेंगे और हमसे जवाब नहीं बन पड़ेगा। इस जज्बे के पेश नज़र उसने इमरान खान को मशवरा दिया, या वाक़तन उसके अंदर कोई 1.5-2 माशे हुब्बुल वतनी बाकी रह गई थी इसलिए दिया, ये हमें नहीं पता। लेकिन सूरत हाल ये है जो इस वक्त आपके सामने। तो नाज़रीन, अब मैं चलते चलते फिर वो अपना तकिया कलाम दोहराता हूँ जो मैं कई महीनों से कह रहा हूँ। वो ये है कि इमरान खान अब जो मर्ज़ी कर ले, इसकी कोई दाल अब नहीं गलने वाली। 1.5 साल का तजर्बा इसको ये बताने के लिए और लोगों को ये बताने के लिए काफ़ी है कि इमरान खान ने जो भी मूव उठाई, जो भी कदम उठाया, जो भी चाल चली, जो भी ट्रम्प कार्ड, मास्टर कार्ड, सुपर कार्ड इसने खेला, वो इसके काम नहीं आया। चाहे इसने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया, चाहे इसने 9 मई किया, चाहे इसने बाइकाट की धमकी दी, यानी तहरीक अदम एतमाद के बाद से आप सारी क्रोनोलॉजी खोल कर देख लीजिए, अखबारात में मौजूद है, नेट पर आपको मिल जाएगी कि वाक़यात किस किस तरतीब से पेश आए, इमरान खान ने क्या क्या पापड़ नहीं बेले और क्या ऐसा पत्थर था जो उसने उठाने से छोड़ दिया हो, लेकिन इसकी दाल नहीं गली। ये गिरफ्तार भी हुआ, इसको सज़ा भी हुई, ये इक़्तिदार से महरूम भी हुआ और ये इक़्तिदार से क्या आज़ादी से भी महरूम ही रहेगा। और हालिया दिनों में कुछ नाम नहाद टीवी मीडिया पर्सन ने इस तरह की इतलात फैलाई कि इमरान खान को माफ़ी मिल गई है, कोई डील हो गई है और इलेक्शन के इतने दिनों के बाद बाहर आ जाएगा। तो अब देखिए इसके साथ होता क्या है आगे आगे, और उसके बाद आपको पता चलेगा कि अभी तक जो कुछ हुआ वो तो 20% था, 80% अभी होना है। नाज़रीन, मरीम नवाज साहबा को खातून आहन का खिताब दिया, आयरन लेडी का खिताब दिया मुस्लिम लीग के कारकुनों ने। अब इस टर्म का जो माने हैं वो किसी हद तक नेगेटिव है। ये ऐसे हुक्मरान के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो अपने अंदर आमराना रुझानात रखता हो और जिसके अंदर आमरीत को नाफज करने की सलाहियत भी हो और वो अपोजिशन को, इख्तलाफ राय को दबा के रखे, मुखालफों को उठने न दे। जिस तरह हालिया दौर में हमने सदर हुस्नी मुबारक के लिए भी आयरन मैन का खिताब सुना, इंडोनेशिया के सदर, साबिक सदर सुहार्तो को भी मर्द आहन कहा गया, आयरन मैन कहा गया। और इसी तरह इससे पहले सोवियत यूनियन का जो सख्त तरीन हुक्मरान था स्टालिन, उसको भी मर्द आहन कहा जाता था। और उसके बाद खुरुशेव को भी मर्द आहन कहा जाता था। उसके बाद खुरुशेव के बाद फिर कोई वहाँ मर्द आहन नहीं आ सका। उसके बाद सोवियत यूनियन भी कमज़ोर हो गया, उसकी हुकूमत भी कमज़ोर हो गई, बिलाखिर सोवियत यूनियन ख़त्म हो गया। इसी तरह ये आमर, ऐसे आमर जो अपनी आमरीजत को कायम रखने की सलाहियत रखते हों, जैसे सुहार्तो और हुस्नी मुबारक, ये लंबा अरसा तक इन्होंने हुकूमत चलाई। पाकिस्तान में सबसे पहला मर्द आहन अयूब खान था। तो ये एक किस्म का नेगेटिव माने रखता है। मुस्लिम लीगी कारकुनों ने मरीम नवाज को किसी और सेंस में आयरन लेडी का खिताब दिया और वो सेंस जो है वो दुरुस्त है। वो किस तरह दुरुस्त है, वो उन्होंने उनको इस सेंस में कहा है, आयरन लेडी कहा है कि वो साबित कदम रही और आजमाइशों और तकलीफ़ों का मुकाबला हंसते हुए किया, रोते हुए नहीं किया। जिस तरह इमरान खान अभी 6 महीने से 5 महीने से जेल में, या 6 महीने से, तो ये 6 महीनों में के अंदर अंदर को 70,000 मरतबा रो चुका है, दुखड़े सुना चुका है। कभी कहता है कि मुझ पर जुल्म हुआ और कभी कहता है मुझे माफ़ी दे दें। लिख कर भेजा खालिद नईम लोधी को कि जाकर मेरे लिए माफ़ी मांगो। मैं हर तरह की माफ़ी देने के लिए, मांगने के लिए तैयार हूँ, हर तरह की ज़मानत देने के लिए तैयार हूँ। कभी फट पड़ता है कि मैं तो 1.5 साल से इंतज़ार कर रहा हूँ कि कोई मुझसे मुज़ाकरात करे, और उसने ये बात 1 मरतबा नहीं की, 10 मरतबा की कि कोई मुझसे मुज़ाकरात करता ही नहीं है, कोई मुझसे बात करता ही नहीं है। तो ये सारा रोना है,
जबकि मरियम नवाज़ के साथ इमरान खान ने भयानक जुल्म किया था। इमरान खान पर तो कोई जुल्म नहीं हुआ, अभी तक कोई जुल्म नहीं हुआ। उसको जेल में रखा गया है, वो सजाए कैद उसको हुई है, लेकिन जेल के अंदर उस पर कुछ जुल्म नहीं हुआ है, बल्कि जेल के अंदर तो उसको अय्याशी की कई सहूलतें दी गई। मरियम नवाज़ को और मुस्लिम लीग नून के दूसरे लीडरों के बारे में इमरान खान का ये हुक्म था टेलीफोन पर कि इनको 2 तकिए भी ना दिए जाएँ और इनकी ज़मीन पर जो गत्ता बिछाया जाता है वो भी ना दिया जाए, ये नंगी ज़मीन पर सोएं, सर्दी हो या गर्मी हो। और जिस तरह फिर मरियम की तौहीन की जाती रही और फिर यहाँ तक कि मरियम नवाज़ साहबा के बाथरूम में कैमरे लगाए इमरान खान की हदायत पर। ये नंगे इंसानियत और नंगे अखलाक हरकत इससे पहले पाकिस्तान के किसी हुक्मरान ने किसी भी कैदी के लिए नहीं उठाया। ये काम जो इमरान खान ने किया वो उससे पहले कभी नहीं हुआ कि बाथरूम में कैमरे लगाए जाए। और इसने इमरान खान का ये भी वाक़या ऑन द रिकॉर्ड है कि इसने कहा कि ख्वाजा आसिफ को अजियत दो ताकि ये रोए और मैं इसकी चीखें सुनूं। इसने अपना मोबाइल फ़ोन ऑन कर लिया कि ख्वाजा आसिफ रोए और चीखे तो मैं एंजॉय करूँ, लेकिन वो नहीं रोए, और अलग बात है। लेकिन मरियम नवाज़ साहबा ने अपने साथ होने वाले बहुत से मुजालम, वो वालदा की वफ़ात वाला मसला, जिस तरह बाप के सामने गिरफ्तार किया गया, मरियम नवाज़ ने किसी बात पर वावेला नहीं किया। ये बातें भी जब इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हो गई तो तब बाहर आई, वरना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से कर करके इमरान खान की तरह, PTI की तरह रोज़ाना एक गुल मचा सकती थी कि देखो जेल में मेरे साथ ये जुल्म किया गया, जेल में मेरे साथ ये जुल्म किया गया, ख़राब खाना दिया गया। मरियम नवाज़ साहबा के तो गले में हलक में छाले नहीं निकले जो बुशरा बीबी के निकल आए। तो इस लिहाज से वो उनको आयरन लेडी कहा जा सकता है। और फिर वैसे भी जिस तरह नवाज़ शरीफ पर दौर इब्तला आया और जिस तरह वो फिर उन्होंने जलसे किए, तहरीक चलाई, कत्ल की धमकियों का मुकाबला किया। एक फ़ौज के उस वक्त के बड़े अफसर ने मुज़ाहर अपनी तरफ से नहीं बल्कि पूरे इदारे की तरफ से ये धमकी दी थी कि हम मरियम को स्मैश कर देंगे, यानी जिस तरह कुचल के रख देंगे, मसल के ख़त्म कर देंगे, जान से मार देंगे। इस धमकी के बावजूद वो साबित कदम रही और जलसे करती रही, मुज़ाहरे करती रही, खिताब करती रही, प्रेस कॉन्फ्रेंसें करती रही। बीच में अगरचे हम लोगों को शिकायत का भी मौका मिला कि इतनी बड़ी लीडर हैं तो वो इतने लंबे गैप में क्यों चली जाती हैं, वो जलसों का सिलसिला तर्क क्यों कर देती हैं। लेकिन वो एक अलग बात है, उन्होंने जो जिस तरह पामर्दी का मुजाहरा किया वो किसी से ढका छुपा नहीं और उसकी तारीफ़ की जानी चाहिए। और इसके साथ ही ये तवक्को करनी चाहिए कि वो चौकन्नी रहेंगी। और ये हम कह रहे हैं, मरियम साहबा को भी पता होगा कि उन्हें अब चौकन्ना रहकर हुकूमत करनी है, क्योंकि 1000 दुश्मन उनकी घात में है। अदलिया के अंदर जो नासर है मुशर्रफी दौर के, और फिर 4 बड़े मीडिया ग्रुप जिनको मलक रियाज दुबई से बैठकर कंट्रोल कर रहा है, और में सबसे बड़ा मीडिया ग्रुप और उसके बड़े बड़े एंकर, नाम वाले बड़े एंकर पर्सन। बड़ा टीवी हो तो फिर उसका एंकर होता है वो भी बड़े नाम वाला बन जाता है। इन्हीं एंकरों को आप किसी पाकिस्तान के सबसे छोटे टीवी पर बिठा दें तो फिर आपको पता चलेगा कि इनका असल वज़न और हुजम उनका क्या है। तो खैर ये 4 बड़े चैनल वो मरियम नवाज़ साहबा पर हमले के लिए पूरा ब्लूप्रिंट बनाकर बैठे हुए हैं कि किस तरह हमने हमला करना है, इस हुकूमत को नहीं चलने देना। ऐसे जज बैठे हैं जो कदम कदम पर स्टे आर्डर देंगे, और अंदर अवाम के अंदर तो खैर कोई इतना वो नहीं होगा मुज़ाहमत का। अवाम के अंदर मुस्लिम लीग का वोट बैंक बहरहाल PTI से ज़्यादा है, लेकिन और पीपल्स पार्टी भी बराए नाम है पंजाब में। तो ये चीज़ें तो सियासी तौर पर तो कवर हो जाएंगी, लेकिन बाकी जो मीडिया और अदलिया, ये इनकी तरफ से बड़े वार होंगे मरियम साहबा की हुकूमत पर। और अगर इन्होंने कारकर्दगी अच्छी दिखाने में कोई कमी छोड़ी तो फिर आपने वो तबसरे सुने होंगे जिनमें ये कहा गया है कि अगर पंजाब में ऐसा हुआ तो फिर मुस्लिम लीग नून का सियासी तौर पर ख़ात्मा हो जाएगा और मुस्लिम लीग दोबारा हुकूमत में नहीं आ सकेगी। तो ये सारी चीज़ें अगर हम देख रहे हैं, हम सोच रहे हैं, हमारे सामने हैं ये खदशात, तो ये बातें ज़ाहिर मरियम नवाज़ साहब और नवाज़ शरीफ साहब के दिमाग में, जहन में हमसे ज़्यादा होंगी। और वो हुकूमत में जो आए हैं पंजाब की हुकूमत में, तो वो इसलिए नहीं आए कि बस एक मरतबा वजारत आला का टाइटल लगवा लें फिर किस्सा ख़त्म। नहीं, वो इसलिए आए कि मुस्लिम लीग की सियासत को दवाम दिया जा सके, इसको बढ़ाया जा सके और साबका पोजीशन से भी बेहतर पोजीशन में ले जाया जा सके। और ये कोई इतना नामुमकिन काम नहीं है, मुश्किल ज़रूर है, लेकिन कोई लगन से काम करे। और यही मशवरा, फिर यही तवक्को शहबाज शरीफ साहब से भी रखनी चाहिए। उनकी 16 माह की कारकर्दगी के हवाले से मुझे समेत बेशुमार लोगों ने ये कहा है कि वो सिफर थी,
लेकिन पंजाब की वज़ीर आला के तौर पर जो उनकी कारकर्दगी थी वो एक्सीलेंट थी, बहुत मिसाली थी, गैर मामूली थी। तो अगर वो शहबाज शरीफ साहब ने 16 महीनों में क्या मजबूरियाँ थी, फ़ौज के अंदर से उनके राब्ते उन्हें किस तरह डिस्ट्रैक्ट करते रहे, या जो भी मामला थे, वो लंबी चौड़ी बात है। तो उनको शहबाज शरीफ साहब को भी देखना होगा कि ये अब उनके ऊपर सिर्फ मुस्लिम लीग का मफाद ही उनके कांधों पर नहीं है, बल्कि पाकिस्तान का मफाद भी उनके कांधों पर है। अवाम जिस मुश्किल हालत से गुजर रहे हैं उनका अंदाज़ा शहबाज शरीफ साहब को नहीं हो सकता, क्योंकि वो अवाम के साथ इतना टच नहीं रखते। नवाज शरीफ साहब को अंदाज़ा ज़रूर होगा, क्योंकि वो बहरहाल अवाम की नब्ज़ पर, हालात की नब्ज़ पर, मुश्किलात पर नज़र रखते थे। और इनफरादी तौर पर इसका सबूत उन कामों से मिलता है जिनकी तशहीर नहीं हुई, लेकिन सबको पता है कि वो मुस्तहक, दुखी और ज़रूरतमंद लोगों की उन्होंने बड़े पैमाने पर हर दौर में मदद की है। इनफरादी हैसियत में, बतौर हुक्मरान नहीं, इनफरादी हैसियत में भी बहुत ज़्यादा मदद की है। और ये मदद वही करता है जिसको अवाम की मुश्किलात का, गरीबों की हालात का अंदाज़ा हो, तो उनको बेहतर अंदाज़ा है। और अगर नवाज शरीफ साहब भी शहबाज शरीफ पर नज़र रखें और शहबाज शरीफ भी नवाज शरीफ के मशवरे कबूल करें और उस तरह रद्द ना करें जिस तरह 16 माही की हुकूमत के दौरान वो करते रहे कि कुछ मशवरे मान लिए, चंद एक मान लिए, ज़्यादातर टाल मटोल करके टाल दिए और बहाना बना दिया कि बाजवा नहीं मानता, बिंदियाल नहीं मानता, इस तरह की बातें करके। तो वो अब इनको मुहतात रहना होगा, वरना फिर उनका नाम एक नाकाम तरीन हुक्मरान के तौर पर तो लिखा ही जाएगा, साथ में मुस्लिम लीग की सियासत भी ख़त्म हो जाएगी और पाकिस्तान को भी नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचेगा। नाज़रीन, मुख्तसर तौर पर इमरान रियाज का हाल, उसको करप्शन के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया गया, लेकिन अभी उसकी गिरफ़्तारी शर्रंगेज़ी, फितना फसाद फैलाने, लोगों को, बड़े अफसरों, बड़े अहदेदारों के कत्ल की तरगीब देने, इन हवालों से भी आएगा। और इमरान रियाज जो है वो बहुत ही बड़े पैमाने पर करप्शन का मुर्तकब हुआ है। पीटीआई के लोग कहते हैं कि नहीं जनाब, उसने करप्शन कहाँ की है, उसको तो यूट्यूब से हर महीने 1.5 करोड़, 1 करोड़, 1.5 करोड़ की आमदनी होती है, तो वो तो बड़ा मालदार आदमी है। तो ये बिल्कुल बकवास बात है, इसलिए कि महीने के 1.5 करोड़ अगर उसे आमदनी होती है तो साल में बनते हैं 15, 16, 18 करोड़ बनते हैं, 18 करोड़। और एक 4 साल से वो कमाई कर रहा है यूट्यूब पर। इससे पहले तो वो एंकर था। 4-5 साल में कितनी, वो 1 अरब रुपए रफली में हम कह सकते हैं कि उसने 1 अरब रुपए कमा लिए होंगे, 1 अरब रुपए। और इसका जो लग्जूरियस लाइफ स्टाइल है और इसकी जो जायदादें हैं, इसके जो फार्म हाउस हैं और इसने जो रेंचें ले रखी हैं, उनकी मालियत कई अरब रुपए है। 1 आध अरब नहीं, 20-25 अरब रुपए से भी ज़्यादा मालियत की उसकी जायदाद है। तो यूट्यूब से तो कुल आमदनी 1 अरब भी नहीं हुई, 1 अरब रुपए से भी कम। तो इस दौरान वो घर में भी पुरतजश ज़िंदगी गुजारता है। उसके घर में दुनिया जहान की हर कीमती चीज़ मौजूद है, मुलाजमों की फ़ौज है, चौकीदारों की फ़ौज है और सिक्योरिटी के सिस्टम है और बहुत बड़ी रिहाइश गाह है। तो वो ख़र्चा भी तो उसी 1 अरब रुपए से उसने किया होगा ना इन 5 सालों में। 40-50 करोड़ रुपए तो कहीं नहीं गए जो उसने इस अरसे में खर्च किए। तो उसके पास बाकी बचते हैं 50 करोड़। 50 करोड़ में तो वो तालाब भी, वो झील भी नहीं आ सकती जो उसने अपनी बेपनाह बड़ी वसी स्टेट में बना रखी है। वो झील भी नहीं बन सकती 50 करोड़ में, वो भी कई अरब रुपए की ज़मीन है। और फिर इसने कई ठेके लिए नाजायज़, उनमें करप्शन की और कई लोगों की जायदादों पर कब्ज़ा भी किया, कई लोगों की जायदादों पर कब्ज़ा किया। और एक आदमी ने जब कब्ज़े पर एहतजाज किया तो उसे जेल में बंद करवा दिया। जनरल फैज़ की मदद से बड़ी मुश्किल से उसकी ज़मानत पर रिहाई हुई, जो बड़ी देर के बाद हुई। ये सारी चीज़ें, यानी बेइंतहा करप्ट इंसान है और पाकिस्तान के बारे में जो जज्बात रखता है और इसका जिस कुमाश के लोगों से ताल्लुक़ है, जिस तरह के इसके ताने बाने मिलते हैं साजिशी अनासर से, और जिस तरह ये गालियाँ देता है, जिस तरह ये फेक न्यूज़ फैलाता है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा फेक न्यूज़ पीटीआई के ब्लॉगर में से अगर किसी ने फैलाई हैं तो वो इसने फैलाई हैं। जाली वीडियो, टीवी के जाली स्क्रीन शॉट, और वो चला कर इसने अभी हाल ही में इसने 3-4 जालसाजियाँ इकट्ठी की। बहुत बड़ा जालसाज है और फ्रॉड है। और ये एक दुख की और बदकिस्मती की बात है कि ऐसे फितना परवर फ्रॉड को, जिसकी मुल्क से वफादारी 100 गुना ज़्यादा मशकूक है उससे जितना कि समझी जाती है, एक गद्दार, एक शरपसंद, एक दहशतगर्द, एक तखरीबकार,
तो उसको ये कुछ हमारे बहुत सारे लोग उसको साफ़ी मानते हैं। हालांकि ये इनमें से कोई भी साफ़ी नहीं, ये सारे वो लोग हैं जो पिछली मरतबा जो आप प्रोजेक्ट इमरान खान के तहत टीवी स्क्रीनों पर मुसल्लत किए गए थे, इनके लिए पैराशूटर का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया गया। तो ये एक बदकिस्मती की बात है। तो अब कहने की बात यह है कि अदालतें तो ठीक है, इनके लिए फेवर करेंगी। कल भी उन्होंने फेवर की कि करप्शन का मुकदमा है, अदालत ने तफ्तीश करने की इजाज़त नहीं दी। तफ्तीश करने की इजाज़त ना देने का मकसद है कि मुकदमा अपने आप ख़त्म हो जाएगा। अदालतों की सहूलतकारी मुजरिमों के लिए ज़ोरों शोर से जारी है, लेकिन अब इनकी जान इस तरह छूटने वाली नहीं है। एक मरतबा हो सकता है ज़मानत पर रिहाई हो जाए 2-3 दिनों में, लेकिन अब इसके जराइम जो हैं वो खुल कर उनके पास पूरा रिकॉर्ड है और वो उन्होंने छोड़ना किसी को नहीं है। तो नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले ब्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।